Hello students, in the last lecture we were discussing valence bond theory. Let us continue some more examples. So today let us start with the formation of water molecule. Water molecule की formation हम किस तरीके से explain करेंगे by using valence bond theory. तो देखो इस मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन के एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है जो कि बॉन्ड बना रहे हैं. सबसे पहले हम लिखते हैं इनका एटॉमिक नंबर. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या रहेगा 1, ऑक्सीजन का 8. अब लिखेंगे इनका कन्फिगुरेशन. कन्फिगुरेशन क्या आ जाएगा 1s1. इसका कन्फिगुरेशन क्या होगा 1s2, 2s2 एंड 2p4. इसका 1s ऑर्बिटल है, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1s ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, 2s ऑर्बिटल इज आल्सो कंप्लीटली फिल्ड एंड 2p ऑर्बिटल 2px, 2py एंड 2pz. इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 4. तो इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से फिल कर देते हैं. अब यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में आया 2py में और 2pz में. यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में आया 1s में. तो अब ये हिस्सा लेंगे बॉन्ड बनाने में. तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन का एटम कम है तो ये सेंट्रल एटम रहेगा. तो हम पहले ऑक्सीजन के जो है वो ऑर्बिटल्स ड्रॉ करते हैं. y और z एक्सिस, तो ये हमारी z एक्सिस रहेगी, ये y एक्सिस रहेगी. इस पे जो p ऑर्बिटल है ये हो गया 2py, इस पे जो p ऑर्बिटल है ये हो गया 2pz. इनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को दिखा देते हैं इस तरीके से और इस तरीके से. ये पॉजिटिव लोब है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव. तो ये हो गया ऑक्सीजन का ऑर्बिटल डायग्राम. अब हाइड्रोजन जो है इसके दो एटम्स हैं. इसकी स्पिन उल्टी बना लो बच्चों, क्योंकि हमें पता है कि भाई वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर सकते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन अपोजिट हो. तो यहाँ पर 1s ऑर्बिटल जो है वो हाइड्रोजन का बना है. हाइड्रोजन का एक एटम जो है वो z एक्सिस की डायरेक्शन से अप्रोच करता है और दूसरा एटम जो है ये y एक्सिस की डायरेक्शन से अप्रोच करेगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन. तो यहाँ पर जो एक्सिस होगी y एक्सिस वो इन दोनों एटम्स के न्यूक्लियस से पास होगी. इसका मतलब ये जो एक्सिस है y एक्सिस, इस बॉन्ड के लिए ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बन गई. और यहाँ पर अगर हम देखें z एक्सिस को तो z एक्सिस भी इन दोनों एटम्स के न्यूक्लियस से पास हो रही है. तो इन दोनों के लिए ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो गई. तो अब हम यहाँ पर ओवरलैपिंग करने के बाद इस तरीके से डायग्राम बना सकते हैं. ये z एक्सिस, ये y एक्सिस, ये हाइड्रोजन का एक एटम, ये हाइड्रोजन का दूसरा एटम. अब देखो बच्चों, जब भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मतलब वो एक्सिस जो दोनों एटम्स के न्यूक्लियस से पास होती है उस पे बॉन्ड बनता है, दैट इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड. तो यहाँ पर जो दो बॉन्ड बन रहे हैं दोनों के दोनों क्या रहने वाले हैं सिग्मा बॉन्ड. तो इस बात के आप पॉइंट की फॉर्म में इसको नोट कर लेना कि यहाँ पर दोनों की दोनों ही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, y एक्सिस एज वेल एज z एक्सिस. इस वजह से दोनों ही क्या बनेंगे सिग्मा बॉन्ड बनेंगे. तो ये हो गया हमारा वाटर मॉलिक्यूल. यहाँ पर ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है तो अब इसको कैसे दिखाएंगे, इसको दिखाएंगे इस तरीके से ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन. एक बात और जो हमें नोट करनी है, यहाँ पर ये दोनों एक्सिस कितने एंगल पे होती है 90 डिग्री के एंगल पे. तो ये जो दोनों बॉन्ड्स बनेंगे अकॉर्डिंग टू VBT इनका बॉन्ड एंगल कितना आना चाहिए 90 डिग्री आना चाहिए. ठीक है. और ये कैसा बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, ये भी है सिग्मा बॉन्ड क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर बन रहा है. तो ये दोनों है सिग्मा बॉन्ड. तो कोई अगर आपसे पूछता है वाटर में कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं, आंसर विल बी 2 सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड इन वाटर. तो ये हो गया वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. चलिए अब एक और मॉलिक्यूल जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, अमोनिया. अमोनिया जो है उसकी फॉर्मेशन कैसे होगी. अमोनिया इज NH3. तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन के एटम्स और एक नाइट्रोजन का एटम जो है वो बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं. सबसे पहले हम लिख देते हैं इनका एटॉमिक नंबर. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7. कन्फिगुरेशन लिख दो, क्या आ जाएगी 1s1, इसकी 1s2, 2s2, 2p3. इसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1s ऑर्बिटल में, यहाँ 1s ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड
2s orbital is also completely filled and 2p orbital has 3 unpaired electron. और ये कहाँ कहाँ पर हैं? 2px में, 2py में और 2pz में। तो इस इलेक्ट्रॉन को हम ऑपोजिट स्पिन से शो कर देते हैं क्योंकि ये बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा। अब देखो नाइट्रोजन का एटम जो है ये 1 है, हाइड्रोजन 3 है, तो सेंट्रल एटम क्या हो गया? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ। तो 3 ऑर्बिटल हैं z, x और y एक्सिस पे। तो ये हो गया pz, ये हो गया py और ये हो गया px। तो ये 3 ऑर्बिटल हो गए हमारे तीनों एक्सिस की तरफ ओरिएंटेड। अब चलते हैं हाइड्रोजन के एटम्स जो हैं इनके ऑर्बिटल किस डायरेक्शन से अप्रोच करेंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पर 3 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, तो ये 3 अलग अलग डायरेक्शन से अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें शो कर दो, ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स थे। अब हाइड्रोजन का एटम एक तो आएगा z एक्सिस की डायरेक्शन से, हाइड्रोजन का दूसरा एटम जो आएगा वो आएगा x एक्सिस की डायरेक्शन से और तीसरा एटम जो आएगा वो अप्रोच करेगा y एक्सिस की डायरेक्शन से। तो इनके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये इन सब के पॉजिटिव लोब हैं, ये नेगेटिव लोब थे, पॉजिटिव लोब नेगेटिव लोब। तो ओवरलैपिंग होगी तो कैसे डायग्राम बनाओगे? ये हो गया हमारा x एक्सिस, इसके साथ ओवरलैपिंग हो जाएगी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस की डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनेगा? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर ये हो गई हमारी x एक्सिस, तो बॉन्ड कैसा बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। दिस इज सिग्मा बॉन्ड। फिर y वाला ऑर्बिटल बना लो, y वाले ऑर्बिटल पे जो ओवरलैपिंग होगी दिस विल आल्सो बी अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो इस बॉन्ड के लिए ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगी, तो ये बन गया हमारा दूसरा सिग्मा बॉन्ड। अब z जो है उसको भी बना लो, तो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग होगी दिस विल बी अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो इसके लिए ये हो गया सिग्मा बॉन्ड। तो 3 सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन जो है वो होती है अमोनिया के अंदर जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कंसेप्ट अप्लाई करते हैं तब। अब ये तीनों एक्सिस जो हैं इनके बीच में एंगल कितना होता है? तो यहाँ पर भी देखोगे आप x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के बीच में बॉन्ड एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। तो अमोनिया जो है अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसका बॉन्ड एंगल कितना आना चाहिए? 90 डिग्री। तो ये हो गया NH3 का फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो इस तरीके से बच्चों वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अब देखो ये जो बॉन्ड हमने बनाए हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का यूज करके, ये सभी क्या हैं? दीज आर ऑल कोवैलेंट बॉन्ड्स। तो अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं, कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज कोवैलेंट बॉन्ड की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है बॉन्ड लेंथ। ये टर्म आपने पहले भी सुना होगा 10th क्लास में या 9th क्लास में। क्या डेफिनेशन होती है बॉन्ड लेंथ की? तो बॉन्ड लेंथ को हम डिफाइन करते हैं, इट इज द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस between two atoms taking part in bond formation। दो एटम जो आपस में मिलके एक बॉन्ड बना रहे हैं उनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को बोला जाता है बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ अगर हम डायग्रामेटिकली समझें, सपोज ये हमारा एटम A है, ये ओवरलैप हुआ एटम B के साथ, ये इसका ओवरलैपिंग रीजन हो गया। तो यहाँ से लेके इस न्यूक्लियस से लेके इस न्यूक्लियस का डिस्टेंस जो है दिस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। ये मतलब है इस चीज का। अब अगर आप बॉन्ड लेंथ को न्यूमेरिकली निकालना चाहते हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। बॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू, हमने लास्ट चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा था? एटॉमिक रेडियाई पढ़ा था। एटॉमिक रेडियाई 3 तरह की होती है, कोवैलेंट रेडियाई, आयनिक रेडियाई, मेटालिक रेडियाई और एक वैन डर वाल्स रेडियाई भी होती है। यहाँ पर बॉन्ड कैसा बन रहा है? कोवैलेंट बॉन्ड।
तो आप किसका यूज करोगे, कोवेलेंट रेडियाई का, ठीक है। तो आर ए एंड आर बी इन दिस केस इज कोवेलेंट रेडियाई। क्यों, क्योंकि हम ओवरलैपिंग रीजन दिखा रहे हैं, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन दिखा रहे हैं। तो आर ए कितना है, ए एटम जो है उसकी कोवेलेंट रेडियाई कितनी है, बी एटम की कोवेलेंट रेडियाई कितनी है, इन दोनों को ऐड कर दो तो बॉन्ड लेंथ आ जाएगा। अगर तुम्हारे पास कोई आयनिक बॉन्ड है तो आयनिक बॉन्ड के केस में यहाँ पर क्या लिख दोगे, आयनिक रेडियाई। तो इस तरीके से जो है हम बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग कोवेलेंट रेडियाई, और अगर आयनिक बॉन्ड है तो आयनिक रेडियाई। अब ये जो बॉन्ड लेंथ है ये कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, कुछ फैक्टर्स जो है वो बॉन्ड लेंथ को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, क्या क्या फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर आ जाता है साइज ऑफ एटम, जो एटम आपस में मिलके बॉन्ड बना रहे हैं उनकी साइज कैसी है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, HF, HCl, HBr। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन का एटम जो है वो तो इन तीनों ही मॉलिक्यूल्स में क्या है, सेम है, ठीक है। तो इसकी साइज तो चेंज होगी नहीं। लेकिन हमने दूसरा एटम जो है फ्लोरीन, फ्लोरीन यहाँ पर था, इसको यूज किया, इसके बाद यहाँ पर क्लोरीन को लगा दिया, इसके बाद यहाँ पर ब्रोमीन को लगा दिया। तो जैसे जैसे तुम्हारा एटम का साइज बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ये डिस्टेंस जो है ये भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो पहला फैक्टर जो कि बॉन्ड लेंथ को इफेक्ट करता है दिस इज साइज ऑफ एटम। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं as the size of atom increase bond length increase, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया। तो सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ किसकी है, HF की, फिर इससे बड़ी HCl, फिर इससे बड़ी HBr, ठीक है। तो लिख लीजिए स्टेटमेंट, as the atomic size increase, as the atomic size increase, internuclear distance increase, hence bond length also increase, bond length also increase। तो हम इन शॉर्ट क्या लिख सकते हैं, बॉन्ड लेंथ is directly proportional to atomic size, मतलब एटम की साइज बढ़ाओगे तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, एटम की साइज कम करोगे तो बॉन्ड लेंथ रिड्यूस हो जाएगी। तो ये हो गया फर्स्ट फैक्टर। अब आते हैं सेकंड फैक्टर पे, बॉन्ड लेंथ को और क्या चीज जो है वो इफेक्ट करती है। तो देखो सेकंड फैक्टर है बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या होता है, कितने बॉन्ड बन रहे हैं दो एटम्स के बीच में, सिंगल बॉन्ड बन रहा है या डबल बॉन्ड बन रहा है या ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ पर उसको बोला जाता है बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, एज द बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी इंक्रीज, जैसे जैसे बॉन्ड जो है वो सिंगल से डबल या डबल से ट्रिपल होगा तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज। क्यों डिक्रीज हो रही है, तो समझो इस चीज को, जब दो एटम्स सिंगल बॉन्ड बनाते हैं मतलब वो सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर जब ओवरलैपिंग होती है तब बनता है सिग्मा बॉन्ड। लेकिन अगर दो एटम्स को पाई बॉन्ड बनाना है तो उन दोनों एटम्स को जो है वो और पास आना पड़ेगा, और पास आएंगे तभी ये साइडवेज ओवरलैपिंग जो है वो हो पाएगी। तो दो बॉन्ड बनाने के लिए दो एटम्स जो है वो क्लोज आ जाते हैं। तो सिंगल बॉन्ड जो होता है उसके अंदर एटम्स के बीच में डिस्टेंस उतना कम नहीं होता जितना डबल बॉन्ड बनाने के लिए उनको पास आना पड़ता है। और अगर तीन बॉन्ड बनाने पड़ जाए तो फिर तीसरा ऑर्बिटल जो है इसको भी ओवरलैप करना पड़ेगा, तीसरा एटॉमिक ऑर्बिटल जो है इसको ओवरलैप करोगे तो फिर उससे क्या हो जाएगा,
उससे जो है वो एटम और भी ज्यादा पास आएगा, तभी तो तीसरा ऑर्बिटल क्लोज आएगा। तो इस वजह से जितने ज्यादा बॉन्ड बनाओगे दो एटम्स के बीच में, उतना ही ज्यादा एटम्स को क्लोज आना पड़ेगा और उससे बॉन्ड लेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ये हो जाता है यहाँ पर रीजन। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं रीजन इन ऑर्डर टू मेक मल्टीपल बॉन्ड्स atoms have to come closer for overlapping, hence their internuclear distance decrease। तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इस वजह से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये रीजन दिया गया। बॉन्ड लेंथ जो है उसकी वैल्यू कम होने के लिए जब बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी जो है वो इंक्रीज होती है तब। अगर हम एक्सपेरिमेंटल डाटा देखते हैं तो हमें कार्बन कार्बन बॉन्ड का जो है वो ये डाटा यहाँ पर हेल्प कर सकता है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो होता है इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 154 पिकोमीटर, लेकिन अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाओगे तो ये बॉन्ड लेंथ जो है वो डिक्रीज होके आ जाएगी 130 पिकोमीटर पे। और सी ट्रिपल बॉन्ड सी अगर बनाते हो तो ये वैल्यू और रिड्यूस हो जाती है और ये बन जाती है 124 पिकोमीटर। सॉरी, ये 134 है, ये 120 है। तो ये बॉन्ड लेंथ जो है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती जा रही है कार्बन कार्बन के बीच में। क्यों डिक्रीज हो रही है? क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है जो इस बात को सपोर्ट करता है कि जैसे जैसे बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी बढ़ती है बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पे। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? तो बॉन्ड एनर्जी को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, it is the energy required to break a bond। किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। इसकी यूनिट किलो जूल पर मोल ली जाती है। तो सपोज आपके पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें दो एटम जो है वो आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो आपको कितनी एनर्जी लगेगी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए और इन दोनों एटम्स को सेपरेट करने के लिए? तो वो एनर्जी जो है दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। तो ये हो गई डेफिनेशन बॉन्ड एनर्जी की। अब बॉन्ड एनर्जी जो है वो अलग अलग होती है। तो यहाँ पर हम नोट करते हैं इस पॉइंट को, बॉन्ड एनर्जी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। क्यों डिफरेंट रहती है? बिकॉज ऑफ डिफरेंट एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। तो अलग अलग एटम्स जो हैं उनकी अलग अलग साइज रहती है, इस वजह से उनका एरिया ऑफ ओवरलैपिंग जो है वो भी डिफरेंट रहता है। और एरिया ऑफ ओवरलैपिंग डिफरेंट रहेगा तो बॉन्ड एनर्जी जो है वो भी हमें डिफरेंट देखने को मिलेगी। अब देखो यहाँ पर बच्चों, बॉन्ड एनर्जी जो है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? व्हाट आर दी फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी? तो सबसे पहला फैक्टर आ जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी। सबसे पहला फैक्टर आ जाता है बॉन्ड लेंथ। जितना ज्यादा बड़ा बॉन्ड रहेगा, मतलब जितना ज्यादा ए और बी के बीच के डिस्टेंस को रखोगे उतना ही कम एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। ज़्यादा बड़े बॉन्ड जो होते हैं वो इजीली टूट जाते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा बॉन्ड छोटा होगा उस बॉन्ड को तोड़ने में उतनी ही ज़्यादा एनर्जी लगती है। क्यों होता है ऐसा? तो देखो, ए का न्यूक्लियस और ए के इलेक्ट्रॉन, बी का न्यूक्लियस और बी के इलेक्ट्रॉन। तो ये न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस हम देखते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा न्यूक्लियस के पास रहेंगे उतना ही इन इलेक्ट्रॉन्स को सेपरेट करना जो है वो टिपिकल रहेगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके ऊपर जो है वो उतना ही ज़्यादा होगा।
लेकिन जैसे जैसे हम न्यूक्लियस को दूर करते जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनकी और न्यूक्लियस की दूरी बढ़ती जाएगी, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को सेपरेट करना जो है वो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो यही रीजन था कि बॉन्ड लेंथ जब बढ़ती है तो बॉन्ड एनर्जी कम हो जाती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एज द बॉन्ड लेंथ इंक्रीज बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस। As the bond length increase, bond energy decreases. In short अगर हम लिखें तो bond energy is inversely proportional to bond length. बॉन्ड लेंथ बढ़ाओगे बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ कम करोगे बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगी। ये हो गया फर्स्ट फैक्टर जो बॉन्ड एनर्जी को इफेक्ट करता है। चलिए अब चलते हैं सेकंड फैक्टर पे। सेकंड फैक्टर जो है दिस इज बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। तो देखो बच्चों, आपने अभी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अलग अलग डायग्राम्स बना के देखे फॉर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। अगर आप हाइड्रोजन का डायग्राम, ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का डायग्राम कंपेयर करते हो तो यहाँ सिर्फ एक ओवरलैपिंग हो रही थी अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर s ऑर्बिटल थे दोनों ओवरलैप करने वाले, तो ये ओवरलैपिंग हुई हाइड्रोजन के अंदर। ऑक्सीजन में आपने देखा होगा एक तो हमारे पास pz ओवरलैप करता है और एक py ओवरलैप करता है। तो ये हो गई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे ओवरलैपिंग और परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे ओवरलैपिंग। नाइट्रोजन के केस में जो है वो तीन ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, x वाला भी करेगा, y वाला भी करेगा और z वाला भी करेगा, तो तीनों ओवरलैप करेंगे। जितना ज्यादा ओवरलैपिंग करते जाओगे उतना ही बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी बढ़ती जाएगी, और जितना ज्यादा बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी बढ़ेगी उतने ही ज्यादा बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा। एक सिग्मा बॉन्ड दो पाई बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे इस केस में, यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, जबकि इस केस में सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड तोड़ना है। तो जिस मॉलिक्यूल के अंदर कम बॉन्ड तोड़ने पड़ते हैं उसकी बॉन्ड एनर्जी कम रहेगी, और जिस मॉलिक्यूल में ज़्यादा बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, एक सिग्मा भी तोड़ना पड़ेगा, दो पाई भी तोड़ने पड़ेंगे, तो इसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी। तो जितने ज़्यादा ऑर्बिटल्स ओवरलैप करोगे उतना ही ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी उन मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, as the bond multiplicity increase more energy is required to break these bonds and separate their atoms। तो अगर हम हाइड्रोजन को तोड़ने की बात करें तो H सिंगल बॉन्ड H, इसको तोड़ने में कम एनर्जी लगती है एज कंपेयर टू O डबल बॉन्ड O, और इसको तोड़ने में कम एनर्जी लगती है एज कंपेयर टू N ट्रिपल बॉन्ड N, क्योंकि यहाँ पर तो एक सिग्मा बॉन्ड तोड़ना है, यहाँ एक सिग्मा और एक पाई को ब्रेक करना है, यहाँ एक सिग्मा और दो पाई को ब्रेक करना है। तो ये बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी जब बढ़ती है तो हमें ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है एटम्स को सेपरेट करने के लिए। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज बॉन्ड एंगल। तो ये हो गए हमारे दो कैरेक्टरिस्टिक्स, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी। अब हम आ जाते हैं बॉन्ड एंगल पे। देखो बच्चों, यहाँ पर बॉन्ड एंगल जो है किसको बोला जाता है, the angle present between two lines representing a bond, angle present between two lines representing bond in a molecule is called bond angle। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक मॉलिक्यूल है, इसमें ये दो बॉन्ड हैं,
तो इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल रहेगा दिस इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर ये 3 बॉन्ड हैं, तो ये जो एंगल रहने वाले हैं दे आर कॉल्ड बॉन्ड एंगल। तो एंगल बिटवीन 2 लाइंस रिप्रेजेंटिंग अ बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल दिस इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल जो है, जैसे जैसे नंबर ऑफ एटम्स बढ़ाते जाओगे किसी मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पर आप नोट कर लो इस चीज को, as the number of atoms forming bonds in a molecule increase, bond angle decreases। एक और चीज, किसी मॉलिक्यूल में अगर लोन पेयर जो है वो हम बढ़ाते चले जाएं तो उसके अंदर भी बॉन्ड एंगल जो है वो कम होता चला जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि हमने वेस्पर थ्योरी में क्या पढ़ा था, लोन पेयर जो है वो ज़्यादा रिपल्शन क्रिएट करते हैं। ज़्यादा रिपेल करेंगे तो बॉन्ड्स जो बन रहे हैं उनके बीच में एंगल कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है। तो एज द नंबर ऑफ लोन पेयर in a molecule increase, bond angle decreases। इसका हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। हमारे पास ये 3 मॉलिक्यूल्स हैं, CH4, H2O, NH3। तो देखो CH4 जो है उसको हम इस तरीके से बनाते हैं, H2O जो है इसको हम इस तरीके से बनाते हैं, और NH3 जो है इसको हम इस तरीके से बनाते हैं। NH3 में एक लोन पेयर होता है, H2O में 2 लोन पेयर होते हैं, और CH4 में एक भी लोन पेयर नहीं होता। यहाँ पर आप देखोगे बॉन्ड एंगल जो होता है वो रहता है 109 डिग्री 28 मिनट्स, एक भी लोन पेयर नहीं था। फिर हमने इस हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे क्या लगा दिया, लोन पेयर लगा दिया, तो अब ये बॉन्ड एंगल जो है वो कितना हो गया, ये अब हो जाता है 107 डिग्री। तो एक भी लोन पेयर नहीं था, लेकिन लोन पेयर लगते ही बॉन्ड एंगल कम हो गया। अब देखो 2 बॉन्ड पेयर, जब 2 लोन पेयर लगा दिए तब क्या हो रहा है, तो बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो गया और भी कम हो गया 104.5 डिग्री। तो जितने ज़्यादा लोन पेयर हम बढ़ाते जा रहे हैं बॉन्ड एंगल जो है वो कम होता जा रहा है। तो ये हो जाता है हमारे पास प्रूफ इस चीज़ का कि एज द नंबर ऑफ लोन पेयर इन अ मॉलिक्यूल इंक्रीज द बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। चलिए, तो ये हो गया थर्ड कैरेक्टरिस्टिक। अब हम आते हैं नेक्स्ट, जो कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, ये 2 टाइप के हो सकते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड टाइप्स, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का यूज करके हमने जो कोवलेंट बॉन्ड बनाए हैं इसको हम इन 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी, द बॉन्ड विच इज मेड अप ऑफ सेम एटम्स। ठीक है, तो बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड मेड अप ऑफ सेम एटम्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको हम होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। और दूसरा है कोवलेंट बॉन्ड formed between different atoms। देखो बच्चों, जब सेम एटम आपस में कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, तो यहाँ पर जो कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है इसको अगर आप बीबीटी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करते हो तो इस तरीके से आपने दिखाया। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जो ये शेयर कर रहे हैं दोनों एटम्स, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो बिल्कुल कहाँ रहता है, बीच में रहता है, इन दोनों एटम्स के बीच में रहता है। तो सपोज ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन एटम का था, ये इलेक्ट्रॉन इस दूसरे हाइड्रोजन का आया है, ये इनका सिग्मा बॉन्ड बन गया। तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो ये ओवरलैपिंग रीजन में प्रेजेंट होगा, ये इन दोनों एटम्स के सेंटर में रहेगा। और जब ये
शेयर्ड पेयर सेंटर में रहता है दोनों एटम्स के में, तो ऐसे मॉलिक्यूल के अंदर कोई पोलैरिटी या कोई चार्ज सेपरेशन देखने को नहीं मिलता, नो पोलैरिटी, या फिर कह लो नो चार्ज सेपरेशन। तो ये जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं दीज आर कॉल्ड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो क्यों बन रहे हैं ये शेयर्ड पेयर, क्यों है बीच में? तो दोनों एटम्स जो है वो सेम है, जो ये बॉन्ड बना रहे हैं दोनों एटम्स अगर सेम है तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की ताकत को बोला जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बिकॉज दे आर सेम एटम्स देयरफॉर दे हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हेंस द इलेक्ट्रॉन पेयर, द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, इट डू नॉट शिफ्ट टुवर्ड्स एनी एटम, और इसी वजह से ये क्या है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो यहां पर हम लिख देते हैं इस पॉइंट को, these bonds are made up of same atoms which have similar electronegativity, hence the shared pair of electron lies in between. This leads to formation of non-polar कोवलेंट बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। कोई पोलैरिटी नहीं रहेगी ऐसे बॉन्ड के अंदर, ठीक है। ऐसे ही ऑक्सीजन जो है उसके अंदर भी दोनों सेम एटम है, तो इनके जो शेयर्ड पेयर रहने वाले हैं वो कहाँ रहेंगे? इन दोनों एटम्स के बीच में रहेंगे, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो दोनों सेम पावर से उसको अपनी तरफ खींचेंगे, तो कोई पोलैरिटी नहीं आएगी। नाइट्रोजन के केस में भी, फ्लोरीन के केस में भी, क्लोरीन के केस में भी। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स या फिर कह लो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनता है, ये मोस्टली पाए जाते हैं, दे आर मोस्टली फाउंड इन गैसियस स्टेट। ज्यादातर गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट। These type of molecules which have non-polar covalent bond, they are mostly found in gaseous state. चलिए अब चलते हैं हम सेकेंड टाइप पे, कि जो कोवलेंट बॉन्ड डिफरेंट एटम्स का बना होगा उसमें क्या होगा। तो डिफरेंट एटम्स अगर आ गए इसका मतलब क्या हो गया? डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सेम एटम से जो मिलके बना है दैट इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, और जो मॉलिक्यूल बनेगा वो क्या कहलाएगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दे डू नॉट हैव एनी टाइप ऑफ पोलैरिटी, ठीक है। अब आ जाते हैं इस पे, अगर दो अलग अलग तरह के एटम्स आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाए, फॉर एग्जांपल HCl, तो यहां पर देखो हाइड्रोजन जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है क्लोरीन के साथ, तो ये क्लोरीन का एटम है, ये हाइड्रोजन का है। लेकिन हाइड्रोजन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिफरेंट होती है। तो मान लो इसको मैं काई ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और इसको काई बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। काई ए और काई बी क्या है? सिंबल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। दीज आर द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो क्योंकि हमारे एटम्स डिफरेंट है इस वजह से इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो भी क्या रहने वाली है? डिफरेंट रहने वाली है। तो क्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन से, तो इस वजह से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? क्लोरीन अपनी तरफ पुल कर लेगा, खींच लेगा इसकी तरफ। ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, तो इसकी तरफ जब इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होता है तो क्या हो जाएगा? इस मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन एटम है उसका इलेक्ट्रॉन किधर चला गया?
क्लोरीन की तरफ, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ। क्लोरीन ने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ क्या कर लिया, पुल कर लिया। इसकी वजह से इस हाइड्रोजन के एटम के ऊपर क्या आ जाएगा, एक डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन पे क्या आ जाएगा, डेल्टा नेगेटिव चार्ज। क्यों आया डेल्टा नेगेटिव, क्योंकि इसने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिया। तो यहां पर क्या जनरेट हो गया, यहां पर जनरेट हो गया डाइपोल, एक पोल जनरेट हो गया, पोलैरिटी आ गई। कह लो डाइपोल कह लो या इसको पोलैरिटी कह लो, तो डाइपोल या फिर पोलैरिटी इज जनरेटेड ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है। और जब पोलैरिटी आ जाती है किसी मॉलिक्यूल में, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाएगा, ये जो बॉन्ड बनेगा दिस इज कॉल्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ड्यू टू दिस पोलैरिटी द बॉन्ड फॉर्म्ड इज कॉल्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड बनेगा इसको पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाएगा। और ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है दे आर कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल्स। तो बच्चों ये पॉइंट जो है वो आप नोट कर लें। ये सेकंड टाइप है हमारी। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब दो अलग अलग एटम्स आपस में कंबाइन करें तब। और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब सेम एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तब। डिफरेंस की फॉर्म में लिख लो इसको, ठीक है। यहां पर नॉन पोलर लिख लेते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ये बनेगा जब दो डिफरेंट एटम्स जो है वो आपस में कंबाइन करेंगे। ये बनेगा जब दो सेम एटम आपस में कंबाइन करेंगे तब। यहाँ पर पोलैरिटी होती है मॉलिक्यूल के अंदर, पोलैरिटी इज प्रेजेंट इन द बॉन्ड, जबकि यहाँ पर नॉन पोलर बॉन्ड, non-polar covalent bond is formed